बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। और बेटा आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे टेम्परेचर रिस्पांस या फ़ीवर जिसको कहते हैं। सही है, टेम्परेचर रिस्पांस या फ़ीवर या इसको पायरेक्सिया भी कहते हैं। देखो बेटा, आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है उसका एक सेट पॉइंट होता है। सेट पॉइंट यानी एक फ़िक्स पॉइंट होता है टेम्परेचर का, और वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो ये एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो फीवर में क्या होता है बेटा? फीवर में हमारे पास वेन एवर द बॉडी टेम्परेचर रेजेस अबव द नॉर्मल, इट इज़ क्लिनिकली टर्म्ड एज फीवर। यानी जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़ जाता है तो इसको हम फीवर कहते हैं। इट इज़ अ सिम्टम्स रदर दैन अ डिजीज़। ये बेसिकली एक सिम्टम है डिज़ीज़ की, यानी फ़ीवर ख़ुद एक कोई डिज़ीज़ नहीं है, बल्कि ये किसी दूसरी कंडीशन का साइन है। इट इज़ वन ऑफ द नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ आवर इम्यून सिस्टम विच कुड बी साइन ऑफ एन इन्फेक्शन। यानी एक जो है ना, एक इन्फेक्शन का एक साइन हो सकता है और नॉन स्पेसिफिक है। इट में ऑल्सो कॉज बाई हीट स्ट्रोक। अच्छा बेटा, एक चीज़ और, लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा इन्फेक्शन की वजह से हो। हीट स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है या ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। इन चीज़ों की, यानी अगर नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन होती है, सही है, नॉन इन्फेक्शियस होता है अगर फ़ीवर, तो बेटा उसको हम फिर फीवर नहीं कहते, हम उसको हाइपरथर्मिया कहते हैं। सही है। आप कभी थक हार के जब आप कभी बहुत, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी करते हो या धूप से निकल के जाते हो तो अक्सर उस सिचुएशन के अंदर भी फ़ीवर हो जाता है। उस सिचुएशन के अंदर भी फ़ीवर हो जाता है, तो वो हाइपरथर्मिया कहलाता है, वो एलिवेटेड टेम्परेचर। अच्छा जी, इन सब के अलावा हीट स्ट्रोक है, ब्रेन ट्यूमर है, इन सब के अलावा टॉक्सिन अफेक्टिंग ब्रेन, सम मेडिसिन, इन चीज़ों की वजह से जो है ना फ़ीवर हो सकता है। किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। अच्छा, क्या लगा है? सब्सटेंस दैट इंड्यूस फीवर आर टर्म्ड एज पायरोजन। यानी वो सब्सटेंसेस जो कि फ़ीवर को प्रोवोक करते हैं, इंड्यूस करते हैं, उनको पायरोजन कहते हैं। अब ये जो पायरोजन है ये एंडोजीनस भी हो सकते हैं, हमारी बॉडी का अपना हमारी बॉडी की अपनी केमिकल सिक्रीशन भी हो सकती है, और एक्सोजीनस भी हो सकते हैं। एक्सोजीनस एक्सटर्नल सोर्स, यानी कोई जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ गया है या वायरस हमारी या कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में आ गया है, उसने कोई केमिकल रिलीज़ किया जिसकी वजह से बुखार हो गया। या तो फिर कोई बैक्टीरिया आया था, उसके रिज़ल्ट में हमारे WBC ने अगर कोई केमिकल रिलीज़ किया है तो वो एंडोजीनस होगा, और अगर बैक्टीरिया खुद रिलीज़ करेगा तो वो एक्सोजीनस होगा। तो बेटा, द एंडोजीनस पैरोजन आर रिलीज बाय आवर इम्यून सेल्स इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। यानी एंडोजीनस पैरोजन हमारा इम्यून सिस्टम खुद प्रोड्यूस करता है। अच्छा, अब क्या लिखा है? दे आर रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम दे आर रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम एक्टिवली फैकोसिटाइजिंग मैक्रोफेज। यानी ये पायरोजन कौन प्रोड्यूस करता है? जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, बैक्टीरिया अंदर घुसा, उस बैक्टीरिया को किसी मैक्रोफेज ने खाया, खाने के बाद उसने क्या किया? पायरोजन रिलीज़ कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि बैक्टीरिया अंदर घुसा और भी होगा, तो उसने पायरोजन रिलीज़ कर दिया। तो इंपॉर्टेंट पायरोजन्स क्या है बेटा? इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 1 है, इंटरल्यूकिन 6 है, IL-6 है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर है, TNF है, सही है, एंड इंटरफेरॉन है, इंटरफेरॉन अल्फ़ा, सही है। ये सारे हमारे पास जो है ना, क्या है, ये पायरोजेंस हैं, सही है। यूजुअली जो इन्फेक्शन में रिलीज़ होता है, यानी कोई बैक्टीरिया के आ जाने से, तो वो यूजुअली इंटरल्यूकिन 1 या इंटरल्यूकिन 6 होता है। अच्छा, अभी थ्रू द ब्लड द पायरोजन आर ट्रांसपोर्टेड टू द ब्रेन। यानी मैक्रोफेज ने खाया उस बैक्टीरिया को या पैथोजन को, और उसके बाद जो है उसने पायरोजन रिलीज़ किया, और वो पायरोजन ब्लड के ज़रिए से ब्रेन में चला गया। वेयर दे एक्ट अपॉन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेटा हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस, जिसको थर्मोस्टैट ऑफ द ब्रेन कहते हैं या थर्मोस्टैट ऑफ द बॉडी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा होता है। तो मैक्रोफेज ने पायरोजन रिलीज़ किया जो ब्लड के ज़रिए से हाइपोथैलेमस में चला गया। अब क्या होगा आगे? द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस लिपिड लाइक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाले टॉपिक में पढ़ा होगा कि हाइपोथैलेमस क्या करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाएगा।
ड्यू टू विच थर्मोजेनेसिस इज इंक्रीज, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन वैसे तो एक लोकल हार्मोन है, ये क्या करता है, थर्मोजेनेसिस को बढ़ा देता है, थर्मोजेनेसिस को इंक्रीज़ करा देता है। एंड द हीट लॉस इज़ डिक्रीज, यानी बॉडी से हीट लॉस नहीं होने देता और बॉडी में हीट की प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और फीवर हो जाता है। सही है, यानी हमारी बॉडी के अंदर ना एक मैकेनिज़्म है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगेगा तो हमारी बॉडी थर्मोजेनेसिस करेगी, टेम्परेचर बढ़ाएगी, कम बढ़ने लगेगा तो हीट लॉस करेगी ताकि टेम्परेचर कम हो। लेकिन ये क्या करता है, ये थर्मोजेनेसिस भी करवाता है और हीट लॉस को भी डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 से बढ़ जाता है। सही है ना। Because of the fever, many fungi, bacteria cannot grow and multiply properly, so that immune cell can handle them easily, causing their death. यानी देखो भाई अब बात ये है कि हाई टेम्परेचर पे ये फंजाई है, ये बैक्टीरिया है, ये सब ग्रो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है और उन पैथोजन को मारता है। सही है, फैगोसाइटोसिस फैसिलिटेट हो जाती है, बढ़ जाती है। अच्छा, एक और बात, एज मेंशन अर्लियर, द एक्सोजीनस पायरोजन आर कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स सच एज बैक्टीरिया, सच टॉक्सिन्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय ब्रेन एज पायरोजन एंड कैन इंड्यूस फीवर। अच्छा, बैक्टीरिया ने जो टॉक्सिन्स रिलीज़ किया है हमारे, वो भी ऑब्वियसली ब्लड के ज़रिए से ब्रेन में जाएगा और ब्रेन उसको समझेगा कि ये पायरोजन है और टेम्परेचर को बढ़ा देगा भाई। प्रोस्टाग्लैंडिन आपको पता है कैसे बढ़ाता है। अच्छा भाई, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब एक बात है यहाँ पे, बैक्टीरिया जब पायरोजन रिलीज़ करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, WBC जब पायरोजन रिलीज़ करेगा तो भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो WBC जब पायरोजन रिलीज़ कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे बैक्टीरिया की ग्रोथ में फ़र्क पड़ रहा है, बैक्टीरिया की ग्रोथ स्लो हो जा रही है। लेकिन बैक्टीरिया ने जो पायरोजन रिलीज़ किया उससे भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब क्या बैक्टीरिया की ग्रोथ फास्ट हो जाएगी या बैक्टीरिया की ग्रोथ स्लो हो जाएगी? समझ आ रही है बात? नहीं भाई देखो, WBC ने भी टेम्परेचर बढ़ाया ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ स्लो हो जाए, बैक्टीरिया भी टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो क्या अब बैक्टीरिया क्यों बढ़ा रहा है? पायरोजन जो उसने रिलीज़ किया, बैक्टीरिया इसलिए बढ़ा रहा है ताकि उसकी ग्रोथ फास्ट हो जाए। तो अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन आ रही है कि भाई टेम्परेचर बढ़ने से बैक्टीरिया की ग्रोथ फास्ट होगी या स्लो हो जाएगी? तो इसका जवाब है बेटा, WBC जब पायरोजन रिलीज़ करेगा तब क्या होगा, और बैक्टीरिया जब पायरोजन रिलीज़ करेगा तब क्या होगा। बैक्टीरिया जब पायरोजन रिलीज़ करता है ना तो बैक्टीरिया क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है फॉर एग्जांपल 38-39 हो जाता है। इस टेम्परेचर पे बैक्टीरिया की ग्रोथ स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर बैक्टीरिया को इस टेम्परेचर पे फास्ट ग्रो करना है तो बैक्टीरिया को चाहिए आयरन। बैक्टीरिया क्या करेगा, हमारी बॉडी का आयरन को यूज़ करेगा और ग्रोथ अपनी बढ़ा देगा, डबल कर देगा। यानी बैक्टीरिया ने टेम्परेचर बढ़ाया और आयरन को यूज़ किया और ग्रोथ करना शुरू कर दी। सही है। लेकिन जब WBC पायरोजन रिलीज़ करेगा तो WBC को पता है कि इस टेम्परेचर पे ये टेम्परेचर बढ़ेगा, बैक्टीरिया हमारी बॉडी के आयरन को यूज़ करेगा और ग्रोथ बढ़ा लेगा। तो WBC क्या करता है, पायरोजन के साथ साथ आयरन बाइंडिंग प्रोटीन्स भी रिलीज़ करता है। जिससे पता है क्या होता है, ये आयरन बाइंडिंग प्रोटीन हमारी बॉडी का आयरन के साथ बाइंड कर लेंगे और ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो जब WBC ने पायरोजन रिलीज़ किया और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो बैक्टीरिया आयरन ढूंढेगा, आयरन उसको मिलेगा नहीं, तो जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी और बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाएगी। तो दिस इज़ हाउ आवर WBC प्ले द रोल। सही है ना। अच्छा भाई, तो ये होता है। अच्छा, फीवर जो है, माइल्ड फीवर इज़ गुड फॉर हेल्थ, 38 हो गया, 39, लेकिन 40 हो जाएगा तो वो हार्मफुल इफेक्ट भी कॉज कर सकता है। क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकता है, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ लॉस एज हीट, यानी बॉडी से हीट लॉस होता है, बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है क्योंकि हीट बढ़ रहा है ना, हीट में कन्वर्ट हो रही है एनर्जी। इट कॉज फटीगनेस होने लग जाती है क्योंकि मसल्स को एनर्जी नहीं मिल पाती। डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, स्वेटिंग होगी ऑब्वियसली क्योंकि डिहाइड्रेशन कॉज कर सकता है। बॉडी एक होने लगेगा, सीजर्स पड़ने लगेंगे अगर बहुत ज़्यादा फीवर हो जाए तो। टेम्परेचर हायर देन 105 डीनेचर आवर एंजाइम एंड अदर प्रोटीन, अगर टेम्परेचर इतना है 105 फ़ारेनहाइट
तो ये हमारे एंजाइम को डीनेचर कर सकता है, प्रोटीन को तोड़ सकता है। इट कैन डीनेचर आवर ओन सेल, हमारे ही अपने सेल्स को डीनेचर कर सकता है और जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। सही है। तो फीवर ये हो सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा पूछा जा सकता है, ये आपने याद रखना है। और फिर उसके बाद बेटा आखिरी बात जो एंटी पायरेटिक है, क्योंकि फ़ीवर को पायरेक्सिया भी कहते हैं ना, फीवर पायरेक्सिया भी कहते हैं। तो अब पायरेक्सिया के अगेंस्ट जो है मेडिसिन जो दिएंगे उसको एंटी पायरेटिक कहेंगे। दोज ड्रग विच रिड्यूस और कंट्रोल फीवर आर कॉल्ड एंटी पायरेटिक। वो ड्रग्स जो फीवर को कंट्रोल करते हैं, कम करते हैं, वो एंटी पायरेटिक कहलाते हैं। द एंटी पायरेटिक कैन इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन बाय हाइपोथैलेमस, यानी ये क्या करते हैं, एंटी पायरेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन ही रिस्पॉन्सिबल था, thereby reducing fever. The antipyretic can be categorized into 3 groups. एंटीपायरेटिक जो ड्रग्स हैं उसको 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। एक है सैलिसाइलेट। सैलिसाइलेट की एग्जांपल है एस्पिरिन। इसको एस्पिरिन है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एस्पिरिन जो डिस्पिरिन आप खाते हो ना, ये है। दूसरा है एसिटामिनोफिन। एसिटामिनोफिन है पैरासीटामोल, यानी जो पैनाडोल लेते हो। हम तो पैनाडोल हर मर्ज़ की दवा में ले रहे होते हैं, कुछ भी हो रहा है पैनाडोल ले लो। एंड एक है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी इसको एनसेड कहा जाता है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। अच्छा, लेकिन एस्पिरिन भी एनसेड ही है, एस्पिरिन भी एनसेड ही है, लेकिन अब बुक में पता नहीं क्यों इसको ऐसा अलग लिखा हुआ है। एस्पिरिन भी एनसेड है, यानी ये जो है ना इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट, ये वो मेडिसिन है जो इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट या फीवर के अगेंस्ट काम कर सकते हैं। जैसे आइबुप्रोफेन, ब्रूफेन का नाम सुना होगा आपने, पोस्टान है, वॉरन है, वॉल्ट्रॉल है, पेन के लिए लेते हैं ना, इन्फ्लेमेशन के लिए। तो ये सही है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द एंटीपायरेटिक पायरेटिक इनहिबिट एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेस, यानी बहुत सारे एंटीपायरेटिक, ज़्यादातर एंटीपायरेटिक क्या कहते हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेस को इनहिबिट करते हैं, विच रिड्यूस द लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। देखो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनता कैसे, हमारी एक फैटी एसिड है जिसका नाम है एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड एक 20 कार्बन वाला फैटी एसिड है, ये C20। सही है। ये कन्वर्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन में। सही है, ये कन्वर्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन में। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन में कैसे कन्वर्ट होता है, कॉक्स कन्वर्ट करता है। कॉक्स यानी साइक्लोऑक्सीजिनेस, ये इसको कन्वर्ट करता है। तो बेटा ये साइक्लोऑक्सीजिनेस को अगर इनहिबिट कर दिया जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा। तो ये सारे जो मेडिसिन है ना, ये इसी तरह से काम करते हैं, ये कॉक्स को इनहिबिट करते हैं ताकि प्रोस्टाग्लैंडिन ना बने। प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फीवर भी नहीं होगा। तो आई डू होप बेटा यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आपको बेटा इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप मुझे इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हो फॉर PDF। सही है, चार्जेस वगैरह सारे उस पर लिखे हुए हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।